नए नोट के लिए देश भर के बैंकों और एटीएम पर अफरा तफरी। मुंबई के मुलुंड में कतार में खड़े एक बुजुर्ग की मौत। रिजर्व बैंक की लोगों से अपील, सब्र न खोएं। काला हिरन शिकार मामले में बढ़ी सलमान खान की मुश्किलें। राजस्थान सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केस में राजस्थान हाई कोर्ट से बरी हुए थे अभिनेता सलमान खान। पाली की सोजत में दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो कार, 4 लोगों की मौत, 1 जख्मी। प्रतापगढ़ में दुकानदारों ने खुले में फेंका एक्सपायरी कीटनाशक दवाई। बाल गृह के पास मिली सैकड़ों बोतलें, कृषि विभाग की लापरवाही हुई उजागर। आनंदपाल की फरारी मामला। चाचा दामोदर आजाद सिंह महिपाल को जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया गया पेश। 8 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट देखने जा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। किसी भी इंसान की निगाहों में छल कपट, साजिश फरेब, अंधी महत्वाकांक्षा, ये सब कुछ नहीं दिखता है। नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट देखने जा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। किसी भी इंसान की निगाहों में छल कपट, साजिश फरेब, अंधी महत्वाकांक्षा, ये सब कुछ नहीं दिखता है। लेकिन कोई ना कोई जहन हर वक्त लिखने की फिराक में रहता है। जुर्म की किताब जिसका हर पन्ना शातिर यादों से भरा रहता है। क्राइम रिपोर्ट खोलता है उन्हीं काली किताबों के पन्ने और करता है आपको आगाह कि हर वक्त रहें सतर्क, क्योंकि किसी भी गली में आपको मिल सकता है एक गुनहगार। ₹500,000 रुपए के प्रतिबंधित नोटों को सफेद करने का खेल शुरू हो गया है। जिन धन्ना सेठों के पास ढेर सारे रुपए थे, उन्होंने बड़ी चालाकी से इस काले पैसे से सोना खरीद लिया, जबकि चाहिए तो ये था कि इन पैसों को बैंक में जमा करते या एक्सचेंज करते। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ज्वेलर्स के पास अपनी जाना भलाई समझी। ज्वेलर्स तो ग्राहकों से एक कदम आगे हो गए। उन्होंने इन सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा कर दिया, लिहाजा ज्वेलर्स को बड़ा फायदा हुआ। यही बात सेल्स टैक्स विभाग को नागवार गुजरी। फिर क्या था, धड़ाधड़ छापेमारी शुरू हो गई और कारोबारी दुकान बंद करके फरार हो गए। प्रतिबंधित 500 और 1000 रुपए के नोटों के कारोबार की सूचना के चलते बिक्री कर विभाग ने राजधानी में नाहरगढ़ रोड और दीनानाथ जी रास्ते में छापे मारे। इस कार्रवाई के चलते परकोटे के ज्यादातर बाजार धड़ाधड़ बंद हो गए। बिक्री कर विभाग की टीम दोपहर दीनानाथ जी के रास्ते में पहुंची और यहां एक कारोबारी के यहां छापा मारा। सूचना के बाद आसपास के बाजारों में अफरा तफरी मच गई और दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। नाहरगढ़ रोड, जयलाल मुंशी का रास्ता, चांदपोल बाजार, मिश्र राजा जी का रास्ता, बगरू वालों का रास्ता समेत पुरानी बस्ती में ज्यादातर दुकानें बंद हो गई। इसके बाद जौहरी बाजार भी बंद हो गया। बिक्री कर विभाग को यहाँ पर अमान्य किए गए 500 और 1000 रुपए के नोट लेकर उनसे कम कीमत का सामान बेचने की शिकायतें मिल रही थी, जबकि व्यापारियों की इस पर अपनी दलीलें हैं। इंस्पेक्टर राज कर रखा फालतू का। यहाँ पे इन लोगों को जेब भरनी है अपनी। ये जब इन लोगों के पास इनको लगता है कि सही मौका है, लोगों से ज्यादा पैसा कमा ले कैसे भी करके। हम लोग बड़ी मुश्किल से तो सुबह शाम करके एक रुपया इकट्ठा करते हैं और इन लोग हमारे लात मारने के लिए आ जाते हैं, हमारे को धंधा सिखाते हैं, सरकार का रोब दिखाते हैं, हमारे को 2 नंबर का काम करना ये लोग सिखाते हैं, हमसे पैसा लेते हैं। हम लोग बहुत ही वैसे परेशान थे, पहले धंधे नहीं है और ये बात हो गई और बड़े बड़े लोगों को देखे हम लोग छोटे आदमी है।
बाजार बंद हो गए हैं और हम तो खुद ही 2-4 दिन से क्यों बंद हो रहा है? बच्चे नोटों के चक्कर में, और हमारे बातों को ध्यान भी नहीं। सेल्स टैक्स वाले भी टैक्स वाले बार में तंग कर रहे हैं। बंद हो गया। जो सेल्स टैक्स वाले अधिकारी हैं वो हम सबको परेशान कर रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं तुम्हारी बिल बुक लाओ, हम उस पर ठप्पा लगाएंगे, तुम बिल नहीं काट सकते, तुम्हारे पुराने खाते दिखाओ। वो मतलब कोई ना कोई तरीका ढूंढ के हमको सिर्फ परेशान करने में लगे पड़े। अभी सावों का सीजन था, हमें उम्मीद थी कि हम 2 पैसे कमा लेंगे और हमारे घर परिवार को पाल लेंगे, लेकिन जब से नोट बंद हुए सावे भी खत्म हो गए, हमारी गिराकी खत्म हो गई, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही खत्म कर दी। इसमें दिक्कत क्या आ गई? दिक्कत ये आ गई कि किसी के पास पैसे नहीं है। अभी किसी के यहाँ शादी है, वो मेरे से हर सावे पे 10-20-50 हजार में कपड़ा ले जाता था। अजमेर में भी आयकर विभाग ने छापामार अंदाज में उन सभी व्यापारियों को निशाने पर लिया जो व्यापार की आड़ में लोगों का काला धन ठिकाने लगाने में मदद कर रहे थे। आयकर विभाग की टीम ने चोरी बाजार इलाके में अजमेर के ख्यात नाम सर्राफा व्यवसायी मनी रत्नम ज्वेलर्स के यहाँ कार्रवाई की शुरुआत की। इस कार्रवाई से पूरे सर्राफा बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। इस कार्रवाई में पुलिस की भी मदद ली गई। आयकर विभाग की टीम ने पहुंचते ही शोरूम को बाहर से बंद करवा दिया और बाहर पुलिस बल तैनात करवा दिया। अजमेर में ज्यादातर सर्राफा व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। सरकार ने जिस तरीके से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद किया, उसके बाद में ये माना जा रहा था कि बड़े कारोबारी और खास तौर पर वो लोग जिनके पास काला धन हो सकता है, इन नोटों के बंद किए जाने के बाद में कुछ आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। राजस्थान के अंदर अगर अजमेर की बात करते हैं तो जो पहली कार्रवाई सामने आ रही है वो मनी रत्नम ज्वेलर्स के यहाँ पर सामने आ रही है। कुछ देर पहले यहाँ पर आयकर विभाग की टीम पहुंची है। पुलिस जाब्ता बाहर तैनात कर दिया गया है। जो लोग अंदर हैं उनको अंदर रखा जा रहा है, जो लोग बाहर हैं वो उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस समय यहाँ पर ये कार्रवाई पूरी तरीके से चल रही है। आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जितने भी खाते हैं उनको सीज कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो जमा धन यहाँ पर मिला है उसको देख रहे हैं और इस पूरे कारोबार की क्या डिटेल है उस पूरी बात की जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। आयकर विभाग के अधिकारी फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के लिए कुछ भी कहने को तैयार नहीं। इस बात का भी खुलासा नहीं किया जा रहा है कि ये टीम जो स्थानीय आयकर अधिकारी हैं उनकी है या आयकर अधिकारियों को बाहर से बुलवाकर इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। सूबे की राजधानी में इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई के बाद डिडवाना समेत कुचामन, लाडनू और जायल में भी बाजार बंद करवा दिए गए। कार्रवाई के मद्देनजर सारे बाजार बंद हो गए और बाजारों में सन्नाटा पसर गया। हालांकि इलाके में कहीं पर भी कार्रवाई की पुख्ता सूचना नहीं मिली। अलवर में भी शुक्रवार को ज्वेलर्स के प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई सामने आई। इसके चलते बजाजा बाजार और आसपास स्थित सुनारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। अन्य व्यापारियों में भी खलबली मच गई। आयकर दल यहां कल्याण ज्वेलर्स की 2 दुकानों पर पहुंचा और गेट बंद करवा दिए गए। इसके बाद दस्तावेज कब्जे में लेकर सघन जांच की गई। इसके आधार पर पेनल्टी समेत आगामी कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं दौलत राम ज्वेलर्स पर भी आयकर विभाग ने कार्रवाई की। जैसलमेर में भी सर्राफा मार्केट शुक्रवार को सुबह खुलने के बाद एकाएक बंद हो गए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नोटों के बंद होने के बाद जैसलमेर में काला धन वालों का रुझान सोने की ओर रहा है, जिसके चलते ये डर सता रहा है कि आयकर विभाग की नजर भी कहीं उन पर ना हो। इसको लेकर शुक्रवार को सुबह दुकानें तो खुली, लेकिन यकायक सभी दुकानें बंद होने से हर कोई हैरान रह गया। कई सर्राफा व्यापारियों ने साफ कहा कि उनके जरिए किसी भी प्रकार की सोने की बिक्री नहीं की गई है, लेकिन बेवजह सरकारी दस्तावेजों में वह फंसना नहीं चाहते, इसलिए एहतियात के तौर पर दुकानें बंद कर दी गई, क्योंकि ना तो उनके पास बेचने के लिए सोना है और ना ही उनके भाव। वहीं दुकानें बंद होने से शादी वाले ग्राहक भी खासी परेशान नजर आए। सरकार द्वारा विमुद्रीकरण नीति के तहत 500 और 1000 की करेंसी बंद होने के कारण पिछले 8 तारीख मध्य रात्रि से सोने चांदी का व्यापार पूर्णतः बंद कर दिया गया है। हमारी जो बैलेंस था हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं। किसी तरीके का कोई व्यापार नहीं हो रहा है, कोई सोना चांदी खरीद फरोख्त नहीं हो रही है, दुकानें बंद है। ग्राहकों को यही उत्तर दिया जा रहा है
नया पैसा बाजार में आने पर नए तरीके से व्यापार होगा। इसके सिवाय कोई व्यापार नहीं है। पूर्णतः व्यापार बंद कर दिया गया। 2 दिन कल किसी तरीके का व्यापार नहीं हुआ। बाजार में ये अफवाह फैलाई गई कि 65,000 70,000 रुपए तोले में सोना बिक रहा है, जो पूर्णतः गलत था। उसके विरोध में हमने अपनी दुकानें बंद करी है। हम सरकार के साथ है। हम किसी तरीके का कोई व्यापार नहीं कर रहे। कोई भी किसी भी तरीके से हम डिफॉल्ट नहीं, इलीगल काम नहीं कर रहे। पुराना सोना चांदी का सामान इनको बनने के लिए दिया हुआ था, वो वापिस लेने के लिए आए हैं, लेकिन दुकानें बंद पड़ी है। और दुकानदार कह रहे हैं कि जब नया व्यवस्था लागू होगी, जिस तरह से दुकानें खुलेंगी, नया माल आएगा, जब देंगे। अभी यहाँ पर सोना चांदी की कोई लेन देन नहीं हो रही है और ग्राहक सब परेशान है। सरकार को इस बारे में जल्दी कुछ कदम उठा के और उपभोक्ताओं की परेशानी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। घर में शादी है लोगों के घर में कोई कार्यक्रम है नया, जिनके घर में कोई मकान का निर्माण हुआ है, जो भी जिन लोगों को सोना चांदी की आवश्यकता है, अभी वो मिल नहीं पा रहे हैं। कुछ दिन परेशानी होगी, जैसा भी होगा पूरे देश को परेशानी भुगतनी पड़ रही है। धीरे धीरे सामान्य स्थिति हो जाएगी। जब लेन देन वापिस हो जाएगा, जब हमारा सोना हम इनके पास सुरक्षित पड़ा है ले लेंगे। जयपुर समेत पूरे जिले में इनकम टैक्स की छापेमारी की सूचना लगते ही पूरे कोटपुतली के बाजार बंद हो गए। दुकानदार दुकान के शटर डाउन कर भागने लगे। सभी जगह के बाजारों में खबर सुनते ही अफरा तफरी मच गई। वहीं सामान खरीदने आए लोग भी असमंजस की स्थिति में नजर आए कि आखिर ये क्या हो गया। वहीं दुकानदार घबराकर दुकानों के ताले लगाकर भागने लगे। जयपुर जिले के कोटपुतली, चौमू, बस्सी, शाहपुरा, बगरू, साबरलेक, विराटनगर, पावटा और बानसूर समेत 1 दर्जन के करीब कस्बे में दुकानें बंद हो गई। कस्बों की थाना पुलिस ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को समझाया। पुलिस के मुताबिक ऐसी कोई छापेमारी की कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सिर्फ एक अफवाह है। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली और दुकानों को खोला। पूरी रिपोर्ट जी मीडिया। अगली खबर अजमेर से देने जा रहे हैं आपको। राजस्थान पुलिस के बर्खास्त सिपाही और भूमाफिया धर्मेंद्र चौधरी की हत्या के मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। तीनों ही आरोपी जमीनों के अवैध कारोबार और कब्जों के मामलों में कई बार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही है। बर्खास्त सिपाही और भूमाफिया धर्मेंद्र चौधरी की हत्या के हत्यारों का पता चल गया है। आरोपियों के नाम है संजय मीणा, विक्रम शर्मा और संजय सिंह राठौर। यही उन 3 हत्यारों के नाम है जिन्होंने धर्मेंद्र पर गोलियों की बौछार कर दी थी। हत्या की यह सनसनीखेज वारदात उस वक्त हुई जब पटेल मैदान के पास प्रॉपर्टी डीलर धर्मेंद्र चौधरी और उसका साथी वेद प्रकाश कार में बैठे थे। तभी एक कार में सवार 3 बदमाशों ने धर्मेंद्र चौधरी पर फायरिंग कर दी। तभी कार में सवार होकर आए हथियार बंद बदमाशों ने धर्मेंद्र चौधरी पर फायरिंग कर दी थी और बंदूक के कुछ छर्रे पास में बैठे वेद प्रकाश को भी लग गए थे। दोनों घायलों को JLN अस्पताल लाया गया, जहां धर्मेंद्र चौधरी ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। हालांकि हमले में जख्मी वेद प्रकाश का इलाज जारी है, जो एक बैडमिंटन कोच भी है। इस वारदात ने पूरे अजमेर को हिलाकर रख दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही SP अविनाश कुमार अधिकारियों के साथ अस्पताल पहुंचे। इस घटना के तुरंत बाद SP ने कह दिया था हमलावरों की तलाश जारी है। बदमाशों की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। इस मामले में आज सुबह धर्मेंद्र चौधरी के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। दूसरी तरफ धर्मेंद्र चौधरी की पत्नी की ओर से एक लिखित शिकायत पुलिस को दी गई है। मकतूल पत्नी ने इस हत्याकांड के पीछे कारोबारी रंजिश बताया है। हालांकि आदतन अपराधी संजय मीणा, विक्रम शर्मा और संजय सिंह राठौर को हत्यारों के रूप में नामजद किया गया है। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जब आरोपियों के नाम नहीं मालूम थे तब भी पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। नामजद मुकदमा दर्ज होने के बाद भी हत्यारों की तलाश जारी है। हत्याकांड की कहानी का दूसरा पहलू भी है। मकतूल धर्मेंद्र को कुख्यात अपराधी आनंद पाल का गुर्गा भी कहा जा रहा है। इस सफारी कार को देखिए, इसका नंबर है RJUA 019008। यही वो कार है जिसका इस्तेमाल करते हुए हथियार बंद बदमाश टोडा राय सिंह थाना क्षेत्र में घुस गए थे। बदमाश तेज रफ्तार से कस्बे के अंदर सफारी लेकर भागते रहे, लेकिन टोडा राय सिंह थाना पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में आरोपी खरेड़ा गांव के पास तिराहे पर सफारी कार छोड़कर पैदल ही फरार हो गए।
पुलिस ने आरोपियों की सफारी कार को जब्त कर उसमें रखे 2 मोबाइल फोन और टोडा भीम की 4-5 पहचान पत्र भी जब्त कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस जब्त की गई सफारी कार, मोबाइल फोन और पहचान पत्रों के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। अजमेर से मनबीर सिंह के साथ पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। अभी क्राइम रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हो रहा हूं। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। भारत अब पुराने जमाने के हीरो की तरह नहीं रहने वाला जो मार खाकर दुश्मनों को मारता है। अब वक्त बदल चुका है, देश की सोच बदल चुकी है, दुश्मनों से निपटने का और दोस्तों से दोस्ती का तरीका बदल चुका है। यही वजह है कि एक और जापान जैसे साथी देश ने भारत के साथ परमाणु समझौता किया, तो पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश इस खौफ में जी रहा है कि कहीं भारत पाकिस्तान पर परमाणु हमला न कर दे। यह खौफ इसलिए क्योंकि देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान पर परमाणु पंच किया है। पाकिस्तान पर पर्रिकर का परमाणु पंच। परमाणु विस्फोट की ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान को डरा रही हैं। Signing of the agreement for cooperation in peaceful use of nuclear energy marks a historic step in our engagement to build a clean energy partnership. पाकिस्तान के डर की वजह जापान और भारत के बीच न्यूक्लियर डील से ज्यादा देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का यह बयान है। If a written down strategy exists or you take a stand really on a nuclear aspect, I think you are actually giving away your strength in nuclear. Nuclear concept. Why a lot of people say that India has not first used nuclear concept? Why should I bind myself? बॉर्डर पर सीमा पार से दिन रात हो रही गोलाबारी के बीच मनोहर पर्रिकर अपने इस बयान को निजी बयान बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बयान को गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान इसी गलतफहमी में जी रहा है कि युद्ध के हालात में भी भारत पहले पाकिस्तान पर परमाणु हमला नहीं करेगा। This is my thinking. Some of them may immediately tomorrow flash. Parikar says that nuclear doctrine has changed. As an individual, I get feeling sometimes. Why do I say that I'm not going to use it first? I'm not saying that you have to use it first just because you don't decide that you don't use it first. भारत ने एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर अपने परमाणु एजेंडे में नो फर्स्ट यूज की नीति बनाई। 1998 में वाजपेयी सरकार ने नो फर्स्ट यूज नीति के तहत दुनिया को यह भरोसा दिलाया कि भारत परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। लेकिन जब भारत के पड़ोस में पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क हो, तो भारत की नो फर्स्ट यूज की नीति को बदलने की जरूरत इसलिए हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान परमाणु हथियारों पर नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं अपनाता है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ लगने का बड़ा खतरा है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार प्रॉक्सी वॉर चला रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत कई बार भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी दे चुकी है। अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ, हमारी सरजमीन के ऊपर किसी ने कदम रखा और किसी के अज़ाइम जो हैं वो हमारी सालमियत के मुताबिक जो है के मुतल्लिक जो है वो खतरनाक हुए, तो हम गुरेज नहीं करेंगे अपनी दिफा के लिए उन वेपन्स का इस्तेमाल करें। हम एक न्यूक्लियर ताकत है, मिसाइल ताकत है, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से दी गई ये परमाणु धमकियां सर्जिकल स्ट्राइक से पहले की है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान की परमाणु धमकी वाली बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। I used to get threat from the
my neighbor, defense minister from the neighboring country, every 4-5 days that they are going to use tactical nuclear weapon if they are threatened. The day surgical strike happened, no threat has come again. ये जो सोच समझ के ये छोड़ी जाती है और फिर उसको डिनाई कर देते हैं या बोलते हैं पर्सनल बयान है, लेकिन ये उनको धमकाने के लिए या बताने के लिए कि हम अपना स्टांस चेंज भी कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने मनोहर पर्रिकर के परमाणु वाले बयान को उनका निजी बयान बताया और खुद पर्रिकर भी अपने बयान को निजी बता चुके हैं, लेकिन विपक्ष के लिए पर्रिकर का ये निजी बयान बर्दाश्त से बाहर है। भारत के रक्षा मंत्री हैं कि किसी नाटक कंपनी में कोई काम करने वाले व्यक्ति हैं। नो फर्स्ट यूज जैसे संवेदनशील मामले के ऊपर क्या भारत के रक्षा मंत्री की निजी सार्वजनिक राय होनी चाहिए? ये बयान जो उन्होंने दिया कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकती है भारत, इसका एक बहुत बड़ा और गंभीर परिणाम होने वाला है पूरी दुनिया में। पूरी आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर अब और रहम के मूड में नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बॉर्डर पर मुंह तोड़ जवाब देकर भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है कि अपने हित की रक्षा के लिए भारत कठोर से कठोर कदम उठा सकता है। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और इन्हीं खबरों के साथ क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जी राजस्थान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।